चलिए आज हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। कोई एक बॉडी है एम मास का, ठीक। इस एम मास के बॉडी पे एक नीचे क्या वेट लगेगा एम जी, और उसके अगेंस्ट में इस तरफ यानी इस बॉडी को क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, जिसपे एफ फोर्स लग रहा है। इसका नीचे वेट होगा mg और ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कि mg को बैलेंस करता है। इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है fs मैक्स। fs मैक्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा रिजल्टेंट यानी r वेक्टर, ये जो लाइन देख रहे हो ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये जो एरो देख रहे हो ये है r वेक्टर बिटवीन fs मैक्स एंड n वेक्टर। तो द रिजल्टेंट angle made by resultant of n यानी नॉर्मल फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी fs मैक्स, ये जो एंगल बनता है ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन एंगल मेड बिटवीन द रिजल्टेंट and the limiting value of friction। रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है नॉर्मल फोर्स n वेक्टर, नॉर्मल रिएक्शन n और लिमिटिंग वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी fs मैक्स के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पाओगे कि tan थीटा यहाँ पे लगा, इसको हम लोग थीटा क्या है यहाँ लिखते हैं, हियर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होगा, ये तुम्हारा fs मैक्स है, तो fs मैक्स बाई नॉर्मल रिएक्शन n वेक्टर, ये होगा। इसमें कोई दिक्कत, n सीधे बोल सकते हैं। अब ये जो fs मैक्स इसका फॉर्मूला क्या बताए थे हम, इसका बताए थे न्यू s इंटू एन बाई एम, ये बताए थे। तो n से n को कैंसिल कर दिए, तो tan थीटा क्या आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू न्यू s और थीटा इज इक्वल टू, तो एक ये आ गया आपके पास, एक ये और एक आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स न्यू एस, एक ये आ गया। दो फॉर्मूला आपके सामने। अगर tan थीटा पता करना है यानी स्लोप, tan थीटा क्या होता है, ये स्लोप, ये स्लोप क्या होगा, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप। tan थीटा हम लोग को स्लोप ही बताता है, तो स्लोप निकालना था ऐसे। स्लोप हमेशा जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। थीटा जो है अगर निकालना होगा कि कितना एंगल पे है, तो tan इनवर्स इनवर्स यानी जो भी आएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे ये न्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो भी न्यू एस का वैल्यू आएगा उसी tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू थीटा। समझ में बात आ गई, नोट कर लीजिए। अब एंगल ऑफ रिपोज को समझते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए एक एज्यूम करो कि ये तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पे एक प्लेन जो है वो इंक्लाइंड है। अब ये जो प्लेन इंक्लाइंड है यानी एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम नाम देते हैं अल्फा। तो एंगल मेड बिटवीन द inclined plane and the horizontal surface, angle made between the inclined plane and the horizontal surface is known as angle of repose, in which the body just begins to slide। यानी
एंगल इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ रिपोज है, और ये जो बडी है एम मास का, ये बस स्लाइड करने ही वाला है, ये बस स्लाइड करने ही वाला है। तो अगर स्लाइड करने वाला है, स्लाइड नीचे की तरफ करेगा, तो यानी फोर्स इस तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन जो है वो हम लोग का इस तरफ लगेगा, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा एफ एस मैक्स, क्योंकि जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इधर फोर्स लगेगा, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। इधर जो है इसका, और इधर जो लगेगा वो लगेगा mg, इधर कौन सा वैल्यू लग रहा है mg cos अल्फा, और इधर mg sin अल्फा, इधर mg cos अल्फा, इधर mg sin अल्फा। इसको अगर हम लोग यहाँ नीचे करें ऐसे, तो ये नीचे इसका वेट क्या लग रहा है mg, और इसका ऊपर में अगर करें, टेढ़ा आ गया, ये नीचे इसका वेट लग रहा है mg, और ऊपर में इसका नॉर्मल फोर्स लग रहा है कितना n, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है n लग रहा है, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है n। तो ये जो n नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ऐसे लगेगा ना, ये नॉर्मल फोर्स लगा है। अब ये जो n है ये तुम्हारा mg cos अल्फा के बराबर होगा, यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, तो ये भी जो एंगल यहाँ पे बनेगा हम दिखाते हैं, mg cos अल्फा, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये भी कितना बनेगा अल्फा, ये भी क्या बनेगा अल्फा। तो यहाँ से तो सिंस फ्रॉम फिगर 1 मानते हैं, ये कौन सा फिगर है फिगर 1, तो फ्रॉम फिगर 1 mg sin अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg sin अल्फा, पहले sin अल्फा लेते हैं, ये mg sin अल्फा किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है इसके, ये fs max के, इज इक्वल टू fs max हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा fs max, इसको इक्वेशन 1 मानो। और mg cos अल्फा किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है n के, तो mg cos अल्फा इज इक्वल टू n, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अल्फा tan अल्फा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो mg तो कट जाएगा, तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या हो जाता है tan अल्फा इज इक्वल टू fs मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं फिर से न्यू s इंटू n, तो न्यू s इंटू n बाई n से n तो कट जाएगा, बचा क्या न्यू एस, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स न्यू एस, tan इनवर्स न्यू एस, ये किसका वैल्यू आ गया अल्फा का, tan इनवर्स न्यू एस। अब हम लोग को अगर रिलेशन जानना है कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इसको यहाँ बताते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड रिपोज। तो एक चीज यहां से देखोगे कि हम लोग को tan थीटा का वैल्यू कितना आया था, tan थीटा का वैल्यू आया था न्यू एस, tan अल्फा का वैल्यू हम लोग को कितना आया है न्यू एस, दोनों किसके बराबर है न्यू एस के, तो फ्रॉम 1 and 2 रिलेशन क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा tan अल्फा के बराबर,
तो tan tan हट जाएगा, थीटा जो है वो अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। यही रिलेशन है बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। नोट कर लीजिए।